Alex and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब जो टैक्स है, इनकम टैक्स, उसके जो एमसीक्यूज लेके मैं आऊँगा वो टॉपिक वाइज होंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया वो है सैलरी। बहुत बड़ा टॉपिक है। आज इसके कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ। जितने एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं मैं जो करवा रहा हूँ, इसके अलावा जितने भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे सोशल मीडिया से, कहीं से, बुक से या कहीं से भी, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज ट्राई करो। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आने वाला क्वेश्चन जो इसमें से आ सकते हैं 2 या 3 आ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत टाइम ये आपका कंज्यूम कर लेगा। इससे अच्छा आप किसी और सब्जेक्ट को टाइम दे दो, उतने मार्क्स, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मार्क्स आप उसमें स्कोर कर लोगे। तो आज सैलरी हेड जो है इनकम टैक्स में 5 हेड हमने पढ़े थे, उसमें से जो सैलरी हेड है मैं उसके एमसीक्यूज लेके आया हूँ। मैं आपको करवाता जाऊँगा। अगर आपने वो वीडियोज़ में देखा हुआ है इनकम टैक्स, विंग्स एक उड़ान के ऐप में आपको मिल जाएंगे वो वीडियोज़। तो आप ट्राई करो इन एमसीक्यूज को खुद से भी सॉल्व करने की, फिर मैच करके देखते हैं आपके कितने सही कितने गलत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। जितने भी ये एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा, इसके अलावा आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। अलग अलग सोर्स ये आपको याद रखना है। सिर्फ ये नहीं कि जितने मैंने करवा दिए उतने पे ही आप टिक जाओ। इसके अलावा आपको कहीं से भी एमसीक्यूज मिलते हैं, वो भी आपने ज़रूर ट्राई करने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। So the first MCQ is salary is deemed to accrue at the place where सैलरी कहाँ पे ड्यू होती है? जहाँ पर A पेमेंट फॉर सर्विसेज इज रिसीव्ड, जहाँ पर हमें सर्विस जो हमने प्रोवाइड की उसकी पेमेंट हमें मिलती है वहाँ पे एक्रू होती है, या फिर सर्विसेज आर रेंडर्ड जहाँ पर हमने सर्विस दी वहाँ पे, या C इधर ए और बी दोनों में से कोई भी, डी नन ऑफ द अबव इसमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, अगर हम इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया में सर्विस करते हैं, इंडिया में सर्विस देते हैं अपनी, और इसकी सैलरी मान लो मैं बाहर चला जाता हूं, इंडिया से बाहर हो, मुझे वहां मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां की गवर्नमेंट मुझे टैक्स लगाएगी। जहां पर मैं सर्विस कर रहा हूं, देखनी क्या चीज़ है, आप कहाँ सर्विस कर रहे हो, ना कि आपको पेमेंट कहाँ मिली। तो जहां आप सर्विस कर रहे हो आपको आपकी सैलरी वहीं पे एक्रू होगी और वहीं पे क्या होगी, टैक्सेबल होगी। सो इसका जो आंसर है, हमें देखना है कि हमने सर्विस कहाँ दी है। जहां सर्विस दी है वहीं एक्रू होगी और वहीं पे ही हमें टैक्सेबल होगी। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज गिवन अंडर सेक्शन। तो मैंने कहा था कि सेक्शंस पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। इंक्लूसिव डेफिनेशन जो ये कहती है कि सैलरी में बेसिक पे के अलावा और क्या क्या इंक्लूड है, कमीशन हैं, बोनस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने टॉपिक में बताया है। तो उनकी इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज गिवन अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर वो हमें दी गई है इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी। तो वो सेक्शन दोस्तों आपको याद रखना है, वो सेक्शन है हमारी 17 सबसेक्शन 1, जिसके अंदर बताया गया कि सैलरी में बेसिक पे के अलावा और क्या क्या इंक्लूड है। ये किस सेक्शन में बताया गया? अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में आपको याद रखना है। राइट, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू इज अंडर सेक्शन 15 सैलरी इज टैक्सेबल ऑन। सैलरी टैक्सेबल होती है, यानी सैलरी पे जो टैक्स लगता है किस बेसिस पे लगता है? ए रिसिप्ट, बी ड्यू, सी अर्लियर ऑफ ए और बी, इन दोनों में से जो पहले, या नन। देखिए दोस्तों, सैलरी पे जो टैक्स लगता है वो रिसिप्ट या ड्यू दोनों में से जो जल्दी हो। आपकी सैलरी ड्यू हो चुकी लेकिन नहीं मिली, तब भी आपको टैक्स देना है। और आपकी सैलरी ड्यू नहीं हुई, एडवांस मिली, तब भी आपको टैक्स देना है। तो रिसिप्ट और ड्यू दोनों में से जो जल्दी होगी उसी पे आपको टैक्स देना है। सो सी इज द राइट आंसर। अर्लियर ऑफ ए और बी दोनों में से जो जल्दी होगा उसी पे आपको अंडर सेक्शन 15 के अंडर सैलरी टैक्सेबल होगी। अंडर सेक्शन 15 आपको पता है क्या है, चार्जिंग सेक्शन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस आर फुली टैक्सेबल। इनमें से कौन से हैं, कौन से अलाउंस ऐसे हैं जो फुली टैक्सेबल है? जस्ट ए मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस आर फुली टैक्सेबल। इनमें से कौन से अलाउंस ऐसे हैं जो फुली टैक्सेबल है? मैंने आपको बताया था 3 तरह के अलाउंस के बारे में। कौन कौन से? फुली एग्जेम्प्टेड, फुली टैक्सेबल और पार्शियली टैक्सेबल। 3 तरह के अलाउंस। तो इनमें से कौन से हैं जो फुली टैक्सेबल में आते हैं?
ए वार्डन अलाउंस, बी सर्वेंट अलाउंस, सी नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो अलाउंसेस में तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको बार बार रीड करनी पड़ेंगी कि कौन से अलाउंस फुली एग्जेम्प्टेड हैं, कौन से फुली टैक्सेबल हैं, कौन से पार्शली टैक्सेबल हैं। ये चीज़ें आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। तो तीनों ही अलाउंस, वार्डन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, ये तीनों ही अलाउंस फुली टैक्सेबल हैं। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। जस्ट अ सेकेंड, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड। इनमें से कौन सा अलाउंस है जो पूरी तरह एग्जेम्प्टेड है? मैंने अभी आपको बता दिया कि अलाउंस बहुत तरह के हैं, लेकिन मेन जो 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं वो 3 ही हैं, फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड और पार्शली टैक्सेबल। तो इनमें से कौन सा अलाउंस है जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा अलाउंस? सम्प्यूटरी अलाउंस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो अलाउंस दिए जाते हैं, एक तो ये, बी अलाउंस पेड बाय यूएनओ, यूएनओ जो अपने एम्प्लॉइज को अलाउंस पे करती है, बी आ गया ये। सी कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय जज, किसी जज को कंपनसेटरी अलाउंस मिला। और डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये अलाउंस अगर आपने पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ो, उनको ज़रूर पढ़ो। जो हमारे फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस हैं उनमें ये तीनों आते हैं। तो आंसर क्या रहना चाहिए हमारा? अगेन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही अलाउंस फुली एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन सबको नहीं। किसको? सम्प्यूटरी अलाउंस किसको? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, या यूएनओ जो अलाउंस देता है, या कंपनसेटरी अलाउंस किसको? जजिस को। याद रखना सबके लिए नहीं, इन लोगों के लिए स्पेशली लिखा गया है, तो इनके लिए ये एग्जेम्प्टेड हैं। सो आंसर इज डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जेम्प्टेड है? ये आपको याद होगा पार्शली टैक्सेबल अलाउंस में आता है। ये आप याद रखना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किस में आता है? पार्शली टैक्सेबल अलाउंस में। ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है किन अलाउंस में आता है? फुली एग्जेम्प्टेड में, या फुली टैक्सेबल में, या पार्शली टैक्सेबल में। तो ये पार्शली टैक्सेबल में आता है, पहली बात। अच्छा, पूछा है एग्जेम्प्टेड अप टू, कितना एग्जेम्प्टेड है? ₹100 पर एनम फॉर 2 चाइल्ड, यानी 2 बच्चों के लिए साल का 100 रुपये। बी ऑप्शन ₹100 पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए 100 रुपये। सी ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन ईच, 100 रुपया एक बच्चे के लिए, और 2 बच्चों पर चिल्ड्रन 100 रुपये, यानी 2 बच्चों के लिए 200 हो जाएगा। ₹100 पर एनम पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली। तो आपको याद रखना, अगर आपने पढ़े हुए अलाउंस मैंने भी बताए हुए हैं वहाँ पे, तो कितना अलाउंस है, कितना एग्जेम्प्टेड है? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, ये आपको याद रखना है। लेकिन कितने बच्चों के लिए? फॉर ओनली 2 चिल्ड्रन, फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली। यानी जिस किसी के अगर 5 बच्चे भी हैं तो एग्जाम्पशन में सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलती है, और वो भी कितनी? एक बच्चे के लिए 100, 2 बच्चों की होगी 200 रुपया पर मंथ। यानी साल के अगर कैलकुलेट करके देखें तो 200 रुपया पर मंथ, अगर 2 बच्चे हैं तो साल की कितनी हो गई? 2400। तो इसमें सी इज द राइट आंसर। ₹100 पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन ईच पर, और ये आपको याद रखना 100 पर मंथ पर चाइल्ड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड। अगर किसी एसएससी का एम्प्लॉय का बेटा या बेटी हॉस्टल में है तो उसमें आपको कितनी एग्जेम्पशन है? ये भी पार्शली टैक्सेबल अलाउंस में आता है, याद रखना इसको भी। ये भी पूछा जा सकता है, ये किस में आता है? कौन से अलाउंस में? पार्शली टैक्सेबल अलाउंस के अंदर आएगा। तो इन एमसीक्यू से और कौन से एमसीक्यूज निकल सकते हैं मैं वो भी साथ साथ बता रहा हूं आपको, राइट। तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू, कितना एग्जेम्प्टेड है? ₹300 पर एनम फॉर 2 चिल्ड्रन, 300 रुपया 2 बच्चों के लिए। बी ₹300 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए 300 रुपया पर मंथ, ये था पर एनम, ये पर मंथ है। ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन ईच, और डी ₹300 पर एनम पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन ईच। तो दोस्तों जो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है एजुकेशन अलाउंस का 3 गुना है, मतलब 300 रुपये पर मंथ है, पर चाइल्ड है, लेकिन मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए? फॉर, ये भी आपको याद रखना है, 2 चिल्ड्रन ओनली, ओनली
2 बच्चों के लिए एग्जेम्प्टेड है। मतलब अगर हम 2 बच्चों का कैलकुलेट करें तो 300 एक बच्चे के लिए, 2 बच्चों का कितना होगा 600 रुपये पर मंथ। अगर 2 बच्चे हैं, अगर किसी का एक ही बच्चा है तो 300 मिलेगी, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए 600। अगर साल की कैलकुलेट करें तो 7200 साल की हो जाएगी 2 बच्चों के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू ₹3200 पर मंथ। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले 1600 रुपये पर मंथ होता था हर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, किसी भी कोई भी एम्प्लॉय हो, लेकिन अब चेंजेस आ गई तो अब 1600 से बढ़ के वो 3200 हो गया, लेकिन किसके लिए, सबके लिए नहीं है। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू ₹3200 पर मंथ फॉर, किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय या मेंटली हैंडीकैप्ड। दोस्तों पहले ये जनरली किसी भी एम्प्लॉय के लिए था और 1600 रुपये एग्जेम्पशन होती थी पर मंथ, लेकिन अब वो कैंसिल हो गई, खत्म हो गई, अब हो गई है 3200, यानी डबल हो गई है पर मंथ, लेकिन सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। जनरल एम्प्लॉयज के लिए अब कोई भी एग्जेम्पशन इसमें नहीं है, खत्म हो चुकी है। क्लियर हो गया। चलिए तो याद रखेंगे आप कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसकी एग्जेम्पशन, सबसे पहले तो ये भी याद रखो कि अमाउंट कितना है, इस पे भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन मैक्सिमम कितनी है, तो 3200, और किसके लिए है ये भी याद रखो, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट इज अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट इज एग्जेम्प्टेड अप टू। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगेन ये किस में आता है, पार्शली टैक्सेबल में। इससे पहले भी जो हमने पढ़ा वो भी पार्शली टैक्सेबल में आया है, ये भी पार्शली टैक्सेबल में। कितना एग्जेम्प्टेड है, 70% ऑफ सच अलाउंस, 10,000 पर मंथ, लोअर ऑफ ARB या ₹5000। ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है दोस्तों, ये कितना एग्जेम्प्टेड है आपको बता दूं, मैंने वीडियो में बताया हुआ है, 70% ऑफ सच अलाउंस। जितना अलाउंस मिल रहा है पहले तो उसका 70% कर लो, जितना भी मिल रहा है, फिर इसको कंपेयर करो 10,000 रुपये महीने के साथ पर मंथ। तो हमें तो साल का ही कैलकुलेट करना है, तो जितना 70% आया जो भी होगा उसको कंपेयर कर लो 10,000 पर मंथ, साल का कैलकुलेट करोगे तो 1,20,000। इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो आपका कम होगा वो ही आपकी क्या बनेगी, एग्जेम्पशन। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है, 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना अलाउंस मिल रहा होगा उसका 70% कर लो, या ये 10,000 पे फिक्स है पर मंथ, साल का हो गया 1,20,000, दोनों में से विच एवर इज लेस वो आपकी एग्जेम्पशन है। सो आंसर विल बी सी पार्ट, यानी लोअर ऑफ ARB। जो A और B दोनों कैलकुलेट करके आएगा उसका जो कम होगा, विच एवर इज लेस, वही हमारा क्या रहेगा आंसर। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम लीव सैलरीज गिवन अंडर सेक्शन। लीव सैलरी आपको मैं बता चुका हूं कि हमें साल में कुछ दिन छुट्टी मिलती है, अगर हम छुट्टी नहीं लेते तो उसके बराबर हमें तनख्वाह मिल जाती है, तो दैट इज़ लीव सैलरी। पूरा डिटेल में मैंने वहाँ बताया हुआ है, लेकिन उसकी एग्जेम्पशन किस सेक्शन के अंडर आती है, A 10 सबसेक्शन 10AB, B 10 सबसेक्शन 10AA, C 10 सबसेक्शन 15A और D 10 सबसेक्शन 10A। तो ये आपको याद रखना है कि जो ये एग्जेम्पशन है किसके लिए, लीव सैलरी के लिए, ये किस सेक्शन के अंडर है, ये है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA के अंदर। तो आपको ये याद ही रखनी है। चलिए दोस्तों क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इज मैक्सिमम एग्जेम्पशन इन केस ऑफ लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट, जो लीव के बदले में हम सैलरी ले लेते हैं, उसमें जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन है वो कितनी है, तो ये भी मैंने टॉपिक में क्लियर किया है कि जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन में दी गई है वो दी गई है 3 लाख। ये आपको याद रखनी है चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन है लीव एनकैशमेंट की, कि जब हम अपनी लीव एनकैश करवाते हैं, लीव के जितनी हमारी छुट्टी थी उसके बराबर हम तनख्वाह ले लेते हैं, उसमें हमें छूट कितनी है, तो मैक्सिमम कितनी गवर्नमेंट ने दे रखी है, वो है 3 लाख रुपए की छूट। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों लीव एनकैशमेंट पूरा मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेट करके दिखाया कि किस तरह से हम जो टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट है वो निकालते हैं, तो वीडियो में आपको दिख जाएगा, वीडियो देख लिया आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इज एन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 इफ द एम्प्लॉय हैज कंप्लीटेड सर्विसेज ऑफ 16 ईयर 6 मंथ एंड 5 डेज। यानी अगर उसने क्या किया कि 16 साल 6 महीने 6 मंथ सर्विस कंप्लीट कर ली, 16 साल 6 महीने और 5 दिन अपनी सर्विस की, देन टू कैलकुलेट एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेचुइटी
और उसकी अगर हमने ग्रेचुइटी की एग्जम्पशन कैलकुलेट करनी है, द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर शैल बी टेकन एज, तो हम कितने साल लेंगे? देखिए उसने 16 साल, ईयर कितने 16, मंथ कितने 6 और डेज कितने 5, इतने देर उसने सर्विस की। अब इसमें जो एम्प्लॉइज पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंडर फॉल करते हैं, उनके लिए जब हमें ग्रेचुइटी, टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालनी है अमाउंट, तो सर्विस जो उन्होंने की जिसके हिसाब से हम उसकी सैलरी बनाएंगे, उसकी जो सर्विस है, जो टैक्सेबल अमाउंट बनाएंगे, नॉट सैलरी, जो उसका टैक्सेबल अमाउंट बनाएंगे वो डिपेंड करेगा उसकी सर्विस पे कि कितने साल सर्विस की। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि अगर उसने सर्विस अपनी कुछ साल और कुछ महीने, यानी मान लो जैसे मैंने अभी कहा कि 16 साल 6 महीने और 5 दिन, अब इसको हम क्या माने, 16 साल माने, 17 साल माने, या एग्जैक्ट यही ले? तो याद रखो इसमें रूल है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंडर जो एम्प्लॉई आते हैं, अगर 6 महीने से ज़्यादा, साल तो छोड़ दो, 6 महीने से ज़्यादा, कुछ साल और 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा का मतलब अगर एक दिन भी ज़्यादा है सर्विस उसने की है, तो हम उसको पूरा साल मान लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 साल 6 महीने और 6 महीने से कितने दिन ज़्यादा हैं 5, मैंने कहा एक भी दिन ज़्यादा होगा तो हम इसको पूरा साल मान लेंगे, तो हम इसको कंसीडर करेंगे 17 साल। याद रखना आप कि अगर 6 महीने से ज़्यादा एक भी दिन ऊपर हुआ तो हम उसको पूरा साल कंसीडर करेंगे, तो 16 कंप्लीट ईयर्स, और जो आपका जितना भी 6 महीने से ज़्यादा जितना भी टाइम है अगर की है सर्विस तो उसको भी हम साल मान लेंगे, तो कुल मिला के हमारे बन जाएंगे इस केस में टोटल 17 साल। तो मंथ जब भी 6 महीने से ज़्यादा हो तो उसको साल मान लेना है, तो हमारा उस केस में आंसर कितना आएगा 17 ईयर। और जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में नहीं आते, ये भी याद रखो, ये भी एमसीक्यू आ सकते हैं, ये तो थे जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में फॉल करती हैं, लेकिन जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में नहीं आते उस केस में हमें मंथ को इग्नोर करना पड़ता है। अगर 16 साल 6 महीने 5 दिन है, या 16 साल 10 महीने है, 16 साल 11 महीने है, 12 महीने पूरे कंप्लीट नहीं है, तो मंथ्स को इग्नोर करना है, तब हम उसको 16 साल ही लेंगे। लेकिन किस केस में? याद रखना, जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंडर एम्प्लॉई नहीं आते, उस केस में मंथ्स को इग्नोर कर दिया जाता है, वो चाहे 2 महीने हो या फिर 10 महीने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ये भी याद रखो, एमसीक्यूज सेक्शन यहाँ पे भी दिए, ये भी याद रखो। इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेचुइटी में जो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 फॉर एम्प्लॉइज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, तो एग्जेम्पशन जो है, जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंडर एम्प्लॉइज फॉल करते हैं, उसके लिए जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो मैक्सिमम कितनी है? पहले वो 10 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब वो हो गई है 20 लाख। ये आपको याद रखना है कि ग्रेचुइटी में जो एग्जेम्पशन मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है जो गवर्नमेंट ने हमें दी है, पहले हुआ करती थी 10 लाख, लेकिन अब बढ़ के वो हो गई है 20 लाख। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में फॉल करते हैं उनके लिए भी सेम है, और जो नहीं फॉल करते उनके लिए भी सेम है, इसमें अलग कुछ भी नहीं है, दोनों के लिए सेम ही रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मिस्टर पी हु क्लेम्ड एग्जेम्पशन, मिस्टर पी उसने एग्जेम्पशन क्लेम की है ऑफ ग्रेचुइटी इन पास्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,50,000। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको पता है कितने की है, 20 लाख की। तो मिस्टर पी ने एक एग्जेम्पशन क्लेम की कितनी, 2.5 लाख की। मिस्टर पी हु क्लेम्ड एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेचुइटी इन पास्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,50,000 वाज एंटाइटल्ड टू ग्रेचुइटी फ्रॉम द प्रेजेंट सेकंड एम्प्लॉयर। अब उसका एक सेकंड, पहले कहीं वो जॉब करता था, वहां से उसने जो एक एग्जेम्पशन कंप्लेन अवेल कर ली 2,50,000 की। अब एक सेकंड एम्प्लॉयर किसी और एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है, अब वहां पे उसको ग्रेचुइटी की जो लिमिट है वो 20 लाख है, ठीक है। अब कहता है बोथ ऑफ एम्प्लॉयर आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। दोनों से जो उसने ग्रेचुइटी ली, वो दोनों एम्प्लॉयर के केस में ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में वो फॉल कर रहा था। एग्जेम्पशन टू मिस्टर पी शैल बी, अब उसको मैक्सिमम कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? दोस्तों मैंने बताया कि एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी 20 लाख। ये 20 लाख फिक्स अमाउंट है, अगर आप एक एम्प्लॉयर से ले रहे हो, 2 से ले रहे हो, 3 ले रहे हो, एग्जेम्पशन आपकी फिक्स है 20 लाख। ये नहीं कि 2 एम्प्लॉयर से काम कर रहे हो तो एग्जेम्पशन आपकी 40 लाख हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एग्जेम्पशन 20 लाख ही रहेगी। अगर आप इसमें से कुछ एग्जेम्पशन किसी पास्ट एम्प्लॉयर से, किसी के पास आप पहले काम करते थे, ले चुके हो, तो टोटल जो आपकी 20 लाख की एग्जेम्पशन थी उसमें से जितनी एग्जेम्पशन आप ले चुके हो वो माइनस हो जाएगी, बाकी बैलेंस पे ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी।
तो टोटल एग्जामेशन अगर 20 लाख की थी, इसमें से उसने कितनी एग्जामेशन ले ली? 2.5 लाख की। तो 20 में से अगर उसने 2.5 लाख की एग्जामेशन ले ली तो अब वो कितनी एग्जामेशन का हकदार है? 17,50,000 का। क्लियर? बिल्कुल याद रखो, 20 लाख मैक्सिमम है। आप 10 एम्प्लॉयर के यहाँ काम करो, लेकिन एग्जामेशन आपकी 20 लाख है। तो जितनी एग्जामेशन आपने ले ली होगी, उसके बाद जो बची हुई एग्जामेशन होगी, आप सिर्फ उसके हकदार हो, उतनी ही एग्जामेशन आपको मिल सकती है। तो टोटल 20 लाख में से 2.5 लाख वो ले चुका है, तो बाकी 17,50,000 है, इतनी ही उसको एग्जामेशन मिलेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट क्रेडिट टू एसपीएफ। जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड में रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सारा उस वीडियो में बताया हुआ है। उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो क्या है? इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया जाता है या दिया जाता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है शेल बी क्या है? फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड, फुली टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड अप टू 8.5% पर एनम ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन, या एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5% पर एनम ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन। तो एसपीएफ में जो इंटरेस्ट मिलता है वो फुली एग्जेम्प्टेड है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ सैलरी के एमसीक्यूज। ऐसा नहीं है कि सैलरी के एमसीक्यूज खत्म हो गए, 15 ही हैं। आगे भी मैं करवाता रहूँगा एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। पहले 15-15, 20-20 खत्म करेंगे, फिर दोबारा से मैं इस पे आऊँगा। डोंट वरी, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, एंड तक आपको एमसीक्यूज करवाता ही जाऊँगा। तो ये मत सोचो कि 15 एमसीक्यूज करवा के मैंने छोड़ दिया, आगे फिर करवाऊँगा। पहले बाकी चैप्टर्स के कंप्लीट कर लो 15-15, अगेन फिर नए 15 लेके आऊँगा। और ये जो प्रोसेस है ये चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता। तो एमसीक्यूज़ के लिए आप परेशान ना हों, आपको जितने एमसीक्यूज़ हो सकते हैं मैं आपको करवा दूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।